गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों, टेस्ट कैसा हुआ आपका? बच्चों, सैटरडे को मुझे पहले तो पता ही नहीं चला। जब आप लोग सारे कॉरिडोर में खड़े थे ना, तो मास्क पहने हुए थे। मैं वैसे भी मतलब कम ही पहचानता था आप लोगों को, तो मुझे पहले तो पता ही नहीं चला कि कौन से बच्चे हैं। फिर जब हॉल के अंदर शोर सा मचा, फिर मैं समझ गया कि हाँ, ये तो एक्सेल मेडिकल ही है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे थोड़ी बहुत पहचान आनी शुरू हुई, जिनका मुझे था आइडिया। मैंने सोचा था बाद में कि मैं मिलूंगा, बट वो बस मैं बिजी हो गया। चलो कोई नहीं, तो होपफुली नहीं। अब कईयों को तो मैंने देखा ही नहीं हुआ आप में से, मुझे कैसे पता होगा?
मैं कैसे पहचानूंगा? मैं कौन सा आपको पहले पढ़ा रहा था? बाद में मतलब जिनको मैं कभी कभी मिला हुआ था, फिर मैंने मतलब ध्यान से देखा, फिर रिजेंबल कर लिया। आदित्य, तुम्हें तो पहचान ही लिया था मैंने। मैं तब तक था, मेरे को वो तेजस्विनी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद मैं चला गया था कहीं और। उसके बाद कितने क्वेश्चन और पूछे थे आप लोगों ने? आर्यन ने तो शायद पहले पूछा था। हाँ, ओजस के क्वेश्चन का नहीं मुझे पता। तो बच्चों, मतलब बड़ी सिंपल सा मॉरल ऑफ स्टोरी है ना, कि बस जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो वो कम है। आप में से कई लोगों को मैंने पहले बोला भी है। बट अगेन मतलब उसकी इम्पोर्टेंस हम जितनी मतलब सोचे उससे ज्यादा है। नहीं, टफनेस बढ़ सकती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि यही लेवल आएगा, बट एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट रहेगी रहेगी। ये तो हम इतने सालों के ट्रेंड से बोल ही सकते हैं ना। इनफैक्ट बच्चों, मैं एक बात सोच रहा था, मतलब अ, मतलब माइंड में एक थॉट आया था कि हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि जैसे ना चैप्टर वाइज, जैसे मान लो हम इस वीक का एक चैप्टर फिक्स करें, ठीक है? मतलब हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर फिक्स कर लो, और हर किसी ने एनसीईआरटी पढ़नी है, और मतलब बिल्कुल थॉरोली एक एक वर्ड जैसे आपको बताया गया है ना। मतलब जैसे मतलब बच्चों, मैं तो इसको ऐसे पुट करता हूँ कि आपको ना मतलब ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि नहीं, मैं टेस्ट नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे लेटस से कि आपका बायो का कोई भी चैप्टर है, एक्स वाई जेड, वो इस वीक का फिक्स करें हम कि भाई पढ़ना है सबने, और सबने उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आप ढूंढ पाते हो उसमें, ठीक है, हर किसी ने लिखने हैं। मतलब जो भी, जिसे कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, और जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आप सोच सकते हो, वो हर कोई अपने अपने तरफ से लिखो। और फिर जैसे मतलब जो भी डे डिसाइड करें उस पे एक तरह से वो शेयर कर लिया जाए, और फिर सबके क्लब करके वो एक अपने पास एक बड़ा पूल बन सकता है ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या लगता है? ये आप बताना नहीं चाहते एक दूसरे को, जिसने जो पढ़ा है? हाँ, अगेन कुछ तो कॉमन ही होगा।
जैसे फिजिक्स में तो मैंने ये सोचा था कि मतलब मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ, और जो जो मेरे को समझ आया जितने पॉइंट्स मतलब मैं भी लिखूंगा। तो हम एक अच्छी कलेक्शन बना सकते हैं, आई होप। ठीक है, चलो इस पे थोड़ा सा मैं और सोचता हूँ, इफ इट दिस मेथड कैन बी इम्प्रूव्ड। पर ये नहीं होना चाहिए कि बस 5 लोग पढ़ें, बाकी 45 तो पढ़े ही ना, और उन्हें लगे कि हाँ बस हमें तैयार माल मिल जाए। इसमें सर, हाँ जी। तो ये चीज हम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक बार ना अगर अभी मतलब जैसे अगर महीने एक में सिलेबस खत्म हो जाना है तो पहले वो कर लेते हैं, जैसे 10 नवंबर बोला है, हाँ, ये भी कर सकते तो हैं। पहले सिलेबस मतलब खत्म उसमें कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी जल्दी एनसीईआरटी भी हो जाएगी, 3-3 दिन के गैप में भी हो जाएगी, एक चैप्टर तो कर ही सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं। ऐसा भी तो ये महीना तो आपका थोड़ा बिजी सही रहेगा। सर हाँ जी। सर फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है कि उसका मॉड्यूल ही पढ़ना है? जी, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली कि क्या सिस्टम है। फिजिक्स में आपके 43 क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब 43 तो पक्का आप चलो मान लो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है। जो बिल्कुल रेयर कभी कोई क्वेश्चन है ना, मतलब जो कभी मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कोई सरप्राइज क्वेश्चन आ गया या कुछ हो गया, वो ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई एनसीईआरटी से आ जाए। तो मतलब मैं उस सेंस में सोच रहा हूँ कि अगर विद वेरी मिनिमल एफर्ट हम वो एनसीईआरटी कवर कर सकते हुए, तो हम सोचेंगे। मतलब मैं 1% ये भी सोच रहा था कि आप ना मत पढ़ो फिजिक्स की एनसीईआरटी, मैं ही आपको सारे पॉइंट्स कंपाइल करके दे दूंगा, क्योंकि आपको इतना टाइम तो नहीं मिलेगा। मतलब आप केमिस्ट्री और बायो पे फोकस करो, मतलब वो भी मतलब बहुत है। बिकॉज मतलब ये फिजिक्स में फ्रैंकली तब आती है जरूरत जब मतलब व्हेन वी आर टारगेटिंग अ स्कोर ऑफ मोर देन 710। ठीक है, अदरवाइज नहीं। और सर जो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है सर, बायो की तो हमने साथ साथ +1 में भी पढ़ी थी एनसीईआरटी। हम्म। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सर, केमिस्ट्री की +2 में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर +1 का कैसे कवर होगी सर वो एनसीईआरटी? नहीं देखो, फिजिक्स की तो मैंने आपको बोला ना मत पढ़ो आप फिजिक्स का। तो जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको सीधा अलग से भेज दूंगा शीट्स। मैंने एक्चुअली उस पर काफी काम पहले किया भी हुआ है, क्योंकि जब पहले एम्स का एग्जाम होता था ना, तो भी मैंने मतलब एक बार सारा पूरा अलग डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही थे। तो अब मैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हटा दूंगा, उसमें जो सिर्फ एनसीईआरटी वाला है रेलेवेंट पार्ट, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बट वो तो लास्ट प्रायोरिटी है। बट हाँ, बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो पढ़ी होनी ही चाहिए। उसमें कोई मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। उसकी सर +1 की थोड़ी सी मतलब केमिस्ट्री की नहीं पढ़ी हुई +1 की। तो वो मतलब प्लान बनाओ जब भी मतलब रिवीजन स्टार्ट होती है या कुछ किताब पढ़नी है। मतलब आई थिंक वो सर आपसे पढ़वाएंगे भी, तो कोई कोई चक्कर नहीं है। ओके सर। टेस्ट मुझे लगता है यार अभी तो जैसे हैं वो ठीक है। मतलब राइट नाउ इट्स अ मिक्स्ड बैग टाइप ऑफ टेस्ट, कि इजी क्वेश्चंस भी हैं और टफ क्वेश्चंस भी हैं। मतलब
जब आपके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट होंगे तो ऐसा होगा कि कुछ टेस्ट मतलब बिल्कुल इसी टाइप के ही होंगे जैसा अभी इस साल आया पेपर, कुछ उससे मुश्किल होंगे, मतलब जितना जैसा आ सकता है पेपर में वैसा। मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सिर्फ वहां रह जाती है, मतलब वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोई बार ना, जैसे हम डेरिवेशंस कंसेप्ट्स तो हम सारे कवर कर लेते हैं, कई बार कोई चीज फैक्चुअल होती है, बस जो चीज मान लो कहीं उसमें लिखी हो और वो पूछ लें, है ना, तो उन चीजों को हम अलग से नोट करके कवर करेंगे, बट अगेन दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी। वो सब बातें तो तब करें हम जब हम, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि जब हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री में जब हमें पता है कि हमारे फुल मार्क्स आ रहे हैं, तब इस पे। हाँ बच्चों, इसमें बताओ आई पार्ट। एनी डाउट्स? करा नहीं लग रहा काम। बोलो भाई, आई पार्ट, एनी डाउट्स? जहाँ करा नहीं है तो बता दो। किस किसने किया है प्लीज रिप्लाई। एक यार इस वीक ना फन क्लास रखते हैं पक्का, वो करता हूँ मैं डेफिनेटली प्लान। कर दो भाई रिप्लाई कुछ। फन क्लास इसी वीक होएगी पक्का? नहीं तो बस नहीं होगी फिर। कोई कुछ बोल नहीं रहा भाई, मुझे कुछ बताओ क्या करना है, डिस्कस करूं ना करूं? चल मैं नहीं कर रहा अभी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। एक बार ना हमें वो भी भेज देना आइडिया सा कि रिवीजन चलेगी कैसे हमारी, क्योंकि 11th के वीक चैप्टर्स हैं काफी, उस हिसाब से लगाना पड़ेगा ना कि इनको टाइम देना नहीं देना। अभी तो मतलब लगेंगे 15 दिन, मैं जो भी करना है उसका पैटर्न, प्लान सारा। वही पैटर्न बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, पैटर्न बोल रहा हूँ सिर्फ कि पैटर्न किस हिसाब से चलते हैं। हाँ वो बता दूंगा मैं आपको। सर एक डाउट था सर पिछली क्लास के टॉपिक से सर। हम्म। सर जो सर हमने लास्ट में पावर से पहले एक कर्व्ड सरफेस नहीं बनाया था
कर्व लेंस बनाया था, मिरर बनाया था ये? मिरर मिरर तो नहीं बनाया था। ये नहीं सर, हाँ जी ये वाला, हाँ ये सर मिरर बनाया ना? नहीं, कर्व सरफेस है ये तो बस, मतलब एक तरफ N1 है एक तरफ N2 है ऐसा। हाँ जी सर, तो इस पे सर जो ऑब्जेक्ट रखा है सर वो तो मतलब लेफ्ट साइड पे ही रखा हुआ है हमने। नहीं, अगेन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ से सर इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं। नहीं, क्या लिखवाया था मैंने, याद करो। अच्छा सर, जहाँ पे इंसिडेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। हाँ, है ना। हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, पावर तक। ओके, तो अब बच्चों हम समराइज करेंगे कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ कहाँ बनती है। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है, मतलब हमें हर बार पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा फिर। तो इसमें बच्चों हमें एक टेबल बनाना है, वो टेबल आपको बनाना है ये वाला। तो इट सो टर्न्स आउट कि कनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये टेबल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ऑल्दो मिरर नहीं है हमारे सिलेबस में, बट हम जब सेम ही है तो हम लिख तो सकते हैं। तो ये आपको बच्चों याद होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 10th क्लास वाला टेबल है ना। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत बार सिर्फ इसके बेसिस पे ही आंसर क्वेश्चन हो जाता है। Yes, please note this down.
एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये फोकल लेंथ मतलब कौन सी वाली है, ये हम ऐसे देख के बताएंगे, ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है कि रियल है तो इन डायरेक्शन ऑफ लाइट वाली होगी, उधर बन रही होगी इमेज लेंस के केस में। लेंस के केस में मतलब फोकस मतलब जहाँ रेस कन्वर्ज कर रही हैं वो तो एक ही है। मतलब रेस कन्वर्ज करने वाला तो एक ही सिचुएशन होती है ना। सर हाँ जी। सर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ, और लेंस के लिए जो सी है वो एक तरह से 2f हो गया। टू एफ कैसे सर, समझ नहीं आया। मतलब मिरर में जो काम सी करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस में वो काम 2f करता है। मतलब जैसे मान लो ये जो 1 2 3 फिफ्थ पॉइंट लिखा है, फिफ्थ में ये लिखा है ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे ही बनेंगे। हाँ जी सर। तो लेंस के केस में ऐसा तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होगा। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो आपकी इमेज भी 2f पे ही बनेगी। ओके बट सर। लेंस में क्या होगा, वो मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2f लेफ्ट पे होगा, इमेज 2f राइट पे होगी। मतलब सेम जगह नहीं होती, सेम पोजीशन पे होती है। मतलब सेम जो डिस्टेंस है वो सेम होता है सेंटर से। सर तो बस हमने ऐसे डिफाइन की हुई है कि कोई इसका नहीं, वो मैथमेटिकल। मतलब वो मैथमेटिकली निकल आता है। अगर आप लेंस फॉर्मूला में डालोगे कि भाई आप v इक्वल टू यू डाल दोगे तो उससे निकल। अच्छा ठीक है सर। लिख लिया बच्चों?
ओके, फिर लिख लो कि इन केस ऑफ लेंस सी जो है वो दैट इज नथिंग बट 2f। एंड बच्चों दूसरा कॉन्वेक्स मिरर या फिर कनकेव लेंस, इसका बस एक ही केस होता है, ये लिख लो। जहां बिहाइंड मिरर लिखा है वहां ऑब्वियसली बिहाइंड लेंस हो जाएगा। यस, दिस इज अज्यूमिंग की सराउंडिंग एयर है ना? हाँ बच्चों लिखिए। तो बच्चों इसके बेसिस पे ना आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें, मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है? तो उसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव या फिर कॉन्वेक्स? लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। अगर एक मैग्नीफाइंग, सबको पता है बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जिसके थ्रू देखते हैं और फिर बड़ा दिखता है, राइट? तो वहां पे हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस? यस, तो वहां पे हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और हम ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखेंगे? बिटवीन पी एंड एफ, राइट? ताकि उसकी इमेज बड़ी आए एंड इरेक्ट भी आए, मतलब हमें सीधा नजर आए, ठीक है? अच्छा, सो इंपॉर्टेंस इज नॉट कि वर्चुअल हो, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि वो इरेक्ट हो, है ना? कि हमें सीधा ही नजर आए, जैसा ऑब्जेक्ट है वो वैसा ही नजर आए, उल्टा ना नजर आए। ओके, ऐसे बच्चों बताओ जो कार का रियर व्यू मिरर होता है, कार या स्कूटर का, वो कैसा मिरर होना चाहिए? तो वो भी कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, है ना? अब ये कैसे पता चल रहा है भाई? हम चाहते हैं कि हमें जो इमेज है वो सीधी नजर आए, सबसे पहली बात तो, है ना? ये पीछे ट्रक है तो ट्रक उल्टा मत नजर आए, तो दिखना तो वर्चुअली, तो दिखना तो इरेक्ट ही चाहिए। अब इरेक्ट के दो ही केसेस हैं, एक कनकेव
का आखिरी वाला या फिर कॉन्वेक्स वाला? ठीक है। और अब हम क्या चाहेंगे कि वो पीछे वाला जो ट्रक है वो बड़ा दिखे या छोटा दिखे? बड़ा दिखे, छोटा दिखे, ताकि हमें ज्यादा चीजें नजर आए, है ना, पीछे वाली। तो कौन सा केस हो गया? कॉन्वेक्स मिरर वाला। ठीक है। आप इससे बच्चों ये आइडिया लगा सकते हो उस पर ये क्यों लिखा होता है? लिखा होता है ना उस पर कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ओके। ऐसे बच्चों एक शेविंग मिरर होता है। वहां बताओ कैसा मिरर यूज होना चाहिए? तो वहां कनकेव होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम मैग्निफाइड इमेज चाहते हैं। ठीक है ना, कि हमें मतलब बहुत क्लियरली दिखे। तो जो इस तरीके से आप मतलब आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, मतलब ये याद तो रख ही सकते हो, बट लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं कि कहाँ पे कैसी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, कि अगर हमने कुछ अलग अलग तरीके के लेंस ऐसे बहुत पास पास करके रखे हों। ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चों हमारा जो बेसिक मेथड होगा वो क्या होगा आइडियली, कि भाई हम पहले लेंस के लिए इमेज निकालें, है ना, फिर वो जो इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फिर दूसरे के लिए जो इमेज होगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे ही करते हैं हम, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखनी शुरू करें, हम पहले लेंस की इक्वेशन लिखेंगे एज 1/v1 minus 1/u is equal to 1/f1। अब पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, तो दूसरे के लिए हम लिखेंगे 1/v2 minus 1/v1, उसका जो u है वो v1 बन गया, is equal to 1/f2। ऐसे ही बच्चों तीसरे के लिए कि वन, ऐसे ही मतलब जितने भी लेंसेज हो कि 1/v minus 1/v जो उससे पहले वाला है is equal to 1/fn। तो अगर हम इन सारी टर्म्स को ऐड कर दें तो वी गेट 1/v minus 1/u is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus so on। तो मतलब जब हम ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से वहां पे सिर्फ फाइनल v और फाइनल u और जो मतलब इनिशियल u है बस वही बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा। और राइट हैंड साइड पे क्या बन गया, 1/f1 plus 1/f2 plus so on, जो कि एक तरह से क्या बन गया, 1 इफेक्टिव फोकल लेंथ।
तो मतलब जब हम लेंसेज को बिल्कुल पास-पास रखते हैं, तो उस अरेंजमेंट की इफेक्टिव फोकल लेंथ इज गिवन बाय 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 so on. So this is just like parallel combination of resistors or series combination of capacitors. उस टाइप का केस है। तो इसको बच्चों हम इन टर्म्स ऑफ पावर भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पावर बन जाएगा कि पावर इज P1 plus P2 plus so on. तो बच्चों दिस इज एग्जैक्टली हाउ, अगर जिसके स्पेक्स लगी हो तो जब वो नंबर चेक होता है तो इसी तरीके से होता है ना, आपको एक फ्रेम पहनाया जाता है, उस फ्रेम के अंदर अलग अलग लेंसेज डाले जाते हैं, तो डॉक्टर वो लेंसेज चेंज करता है और फिर आपसे पूछता है कि भाई आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वो लेंसेज के जो नंबर होते हैं वो क्या होता है, दिस इज नथिंग बट पावर। तो वो जितने भी लेंसेज आपकी मतलब दोनों आईज के आगे रखे होते हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग फिर उन सब लेंसेज के नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो नंबर्स ऐड करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। फ्रेम हैवी इसीलिए होता होगा कि जैसे उसमें कई बारी दोनों तरफ 3-3 4-4 लेंसेज भी रखने पड़ जाते हैं, आई बिलीव। और तो नहीं मैं कुछ सोच पा रहा। तो बच्चों ये समझ आता है सबको? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस लेंसेज को कंबाइन किया तो किस तरीके से फोकल लेंथ निकाली जा सकती है। फिर से बच्चों बस ध्यान ये रखना कि 1 by f है ना, हम जल्दबाजी में रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल ट्राई करो। ऐसे दो ग्लास लेंसेज हैं, उनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है। तो आपने इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी है। मैं एक हिंट दे रहा हूं बच्चों आपको, तीनों को अलग अलग कर दो, 3 लेंस बन जाएंगे आपके, तीनों को अलग अलग कर दो। ईशांक वो तो ढूंढनी है ना, अगर वो भी बता दिया फिर क्या बचेगा क्वेश्चन में।
अच्छा, आपकी सैटरडे को 12:45 पे कोई क्लास नहीं है क्या? किसकी है, सौरभ सर की? अच्छा। आर्यन ठीक है, गुड। आदित्य गलत है। अभी भी गलत है।
नितिश ठीक है, मुस्कान दोबारा चेक करो, अवल आप भी दोबारा चेक करो। भव्य नहीं, नहीं है। चलो बच्चों जल्दी करो, इतना तो मुश्किल नहीं है। नहीं हो जस देखो बच्चों, हमारे पास एक तरीके से ये 3 लेंसेज हो गए
जिनको हमने बिल्कुल पास पास करके रखा हुआ है। एक लेंस हो गया 20 वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला हो गया 30 वाला, और बीच में एक तरीके से वो वाटर का लेंस बन गया। ठीक है बच्चों, ये बात सबको समझ आती है कि जो पहले वाले लेंस का R2 होगा वही वाटर लेंस का R1 है। ध्यान से सोचो। जो फर्स्ट लेंस का R2 है वही वाटर लेंस का R1 है ना। सिमिलरली जो वाटर लेंस का R2 है वही जो राइट साइड वाला लेंस है उसका R1 है, isn't it? तो हम अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले, अब ये 3 लेंसेज हैं, हम सबसे पहले लेफ्ट वाले लेंस पे लेंस मेकर लगा के R1 निकाल लेंगे। फिर हम सबसे राइट वाले लेंस पे लेंस मेकर लगा के उसका R2 निकाल लेंगे। और ये R1 R2 को वाटर लेंस के ऊपर अप्लाई करके हम वाटर वाले लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। देखो बच्चों, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? वो फर्स्ट लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, तो उसकी फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। अब इन तीनों लेंसेज को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं, मैंने R1 को पहले ही नेगेटिव नहीं। हाँ, इधर तो मुझे पता ही है ना कि वो सर ठीक है, इधर तो मुझे पता है ना कि वो नेगेटिव है, तो वो -R1 ही पुट किया मैंने उसको। हाँ बच्चों, देखो गलती मिल गई। ओके बच्चों, इसी तरीके से हम लेंस और मिरर को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से कि जैसे मान लो हम एक लेंस लें और उसकी एक साइड को पॉलिश कर दें, तो इफेक्टिवली हमारा सिस्टम कैसा हो गया? हमारे सिस्टम में
एक लेंस हो गया और एक मिरर हो गया. Our system is a combination of a lens and a mirror. क्या ये समझ आता है बच्चों? है ना? बताओ इसमें लाइट कितने प्रोसेसेस फॉलो करेगी, मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले जो प्रोसेस हैं वो कितने प्रोसेस फॉलो करेगी लाइट? तो मतलब देयर विल बी टोटल 3 प्रोसेसेस, राइट? पहले रिफ्रैक्शन होएगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होएगी और फिर रिफ्रैक्शन होएगी, है ना? बच्चों इस केस में आप ये समझ सकते हो कि जो R2 होगा और जो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सेम ही होंगे, है ना? तो जो FM होगा that will be nothing but R2 by 2. We can recall कि एक मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? R by 2 होती है. है ना? अच्छा ये बताओ कि ये जो अरेंजमेंट बनेगा ये फाइनली एक लेंस की तरह बिहेव करेगा या फिर एक मिरर की तरह बिहेव करेगा? मतलब जो बेसिक बिहेवियर होगा वो लेंस जैसा होगा या मिरर जैसा होगा? मिक्स्ड क्या होता है? मिरर जैसा होगा ना? व्हाई? बिकॉज लाइट लेफ्ट की तरफ आएगी. भाई अगर तो लेंस होता फिर तो लाइट आर पार होके राइट को जाती. इस अरेंजमेंट में ये तो पक्का है ना कि लाइट जिधर से भेजी है उसी तरफ वापस जाएगी, है ना? तो फाइनली तो ये कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह ही बिहेव करेगा. So light will first go through lens, then mirror, and then lens. And this arrangement will behave like a mirror. Right? तो इस केस में बच्चों डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है. जो मिरर की इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी, ठीक है, दैट विल बी गिवन बाय 1 by f is equal to 1 by fm minus 2 by fl. ठीक है, तो दो फोकल लेंथ इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर और एक फोकल लेंथ ऑफ लेंस. तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी that will be given by 1 by f is equal to 1 by fm minus 2 by fl.
ये समझ आ रहा है बच्चों? एक बच्चों ये ध्यान रखना है, मैंने जान के ऐसे लिखा है, जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, वो बिल्कुल लेंस जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u आता है। प्लीज ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है, बस मिरर फॉर्मूला अगर अप्लाई करना पड़ गया तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 1/v प्लस 1/u। लेंस में माइनस होता है। आर्यन जो आप कह रहे हो वो इनकॉर्पोरेट करके ही ये रिजल्ट बना है, अदरवाइज ये ना बनता। तो बच्चों बॉर्डर लाइन सा टॉपिक है, पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मिरर यूज हो रहा है, बट कर ही लेना चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बच्चों ये समझ आया? ओके, चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये बच्चों ऐसे एक मिरर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर हाइट पे, ये हमने ऐसे पानी भर दिया। तो क्वेश्चन इज फाइंड n ऑफ लिक्विड such that image coincides with object। आदित्य ये क्या लिखा है खतरनाक सा, ऑटो कॉलिमेशन, ये क्या होता है? अगर इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करे ना, उसको ऑटो हाँ, कॉलिमेशन बोलते हैं। okay।
4 अलग-अलग आंसर आए हैं भाई अभी तक। मुझे पता नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। मुझे पता नहीं है आंसर का बच्चों। पब्लिक मेजॉरिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि नितिश, आकाश, आर्यन आपका गलत है। ओजस आपका भी गलत है। मतलब आई एम गोइंग बाय मेजॉरिटी। अभी मुझे पक्का नहीं पता। बाकी जिन्होंने लिखा है तो उनका सेम है, तो मोस्टली ठीक है।
तो देखो बच्चों, कब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हैं? तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप ये कहो कि अगर ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब आज ही हमने टेबल बनाया है, तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? मिरर के सी पे या उसके 2F पे? Object should be at effective 2F of combination, तो which means कि इस combination का 2F जो है वो 50 हो गया। तो कॉम्बिनेशन की बच्चों फोकल लेंथ क्या हुई? अच्छा 25 या -25? -25, राइट? फोकल लेंथ, फोकस जो है वो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब आपका क्या बन गया? -1/25 इज इक्वल टू 1/fm। fm क्या हुआ बच्चों? अगेन -20, -2/fl। तो ये माइनस कैंसिल कर दो, ठीक लिख रहा हूँ बच्चों मैं? इसके हिसाब से तो मेरे पास जो आंसर थे वो ठीक तो नहीं लग रहे मुझे। क्या इससे आ जाता है भाई जो आंसर मतलब आप लोगों का आया था? माइनस क्या कह रहे हो? -100 तो नहीं आया था हमारा। आपने कैसे निकाला? -1/20 + 1/25 दिखाना एक बार। हाँ जी, तो -1/20 + 1/25 तो 1/50 कैसे है? यही आएगा। नहीं सर, -1/100 नहीं आएगा। एलसीएम 100, वो 5 4
फाइनली तो मैंने -1/100 ही लिखा है। नहीं, वो तो फाइनल लिखा है ना, मैं 2/FL की बात कर रहा हूँ। 2/FL की वैल्यू मुझे अच्छा -1/100 डालनी अच्छा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बन गया। अब इस पे अगर हम लेंस मेकर्स लगाएंगे, n हमें ढूंढना है। फर्स्ट सरफेस तो इन्फिनिटी थी, माइनस दूसरी सरफेस का रेडियस क्या हो गया, -40। हाँ जी, ये बनना चाहिए। सर हाँ जी, सर फोकल लेंथ बता दो नेगेटिव कैसी है सर। हाँ मैं बताता हूँ। अब बच्चों ऑब्वियसली ये केस वैसे गड़बड़ हो गया, मतलब n.8 तो नहीं आ सकता, बट मतलब मेथड आप समझ गए हो, राइट? आई थिंक ये किसी ने नहीं दिया था आंसर। मेरे ख्याल से जो, हाँ जी, यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस में मानते हैं ना कि जैसे अगर आपने बोला था अभी इसके कंसेप्ट की स्टार्टिंग में कि हम इसको ये मान सकते हैं कि एक लेंस है और उसके जस्ट एक साथ एक मिरर लगा हुआ है, हम्म और हम लेंस में तो मानते हैं कि दोनों सर्फेसेस बहुत ज्यादा पास हैं। हम्म और आपने बोला कि यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रही है, 1 बार रिफ्लेक्शन। हम्म तो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो उसके सी पे पड़ा होगा, जैसे आपने बताया। मिरर इफेक्टिवली के लिए हाँ। अगर हम अलग से देखें कि 1 बार रिफ्लेक्शन 1 बार रिफ्लेक्शन, हाँ जी, तो सीधे मिरर वो के यूज कर लिए सी देते पे हैं तो नहीं पड़ा होगा। n2/40 - 1/10। पहले रिफ्रैक्शन हुई, फिर अब जो हाँ रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बनी वो मिरर के लिए सी पे पड़ी होगी ना, क्योंकि अगर हम एक रे निकाल लें तो मिरर तो उसको रिट्रेस ही करेगा, जैसे सरफेस पे आएगी रिफ्रैक्शन होगी, मिरर उसको रिट्रेस हाँ, कर ठीक देगा, है इसीलिए वो ठीक वापस है, ओ पे बन जाएगी। बिल्कुल। तो अगर हमें पता लग गया मिरर और के वो लिए पास सी नहीं है, पे तो अगर हम आएगी, सीधा लगा हाँ। दें n2/40 माइनस, हाँ जी, तो अगर हम सीधा फॉर्मूला लगा दें n2/40 -1/50 इज इक्वल टू n2 - n1 वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है, जो हमने सरफेस वाला पढ़ा था, कर्व 50 नहीं सरफेस लगा वाला। सकते ना, 50 नहीं लगा सकते। सही जा रहे थे आप। अगर डिस्टेंस छोटा माने तो निकाल सकते हैं, तो उससे तो आप आता है आंसर। डिस्टेंस ही निकाल सकते हो ना। यहाँ तो सारी वैल्यूज गिवन है, आप पाइथागोरस से डिस्टेंस निकाल लो, फिर आ जाएगा एग्जैक्ट। आप वाटर की सरफेस से ओ का डिस्टेंस माइनस निकाल लो वन ना, यूजिंग पाइथागोरस। हाँ जी, मतलब निकाल तो सकते हैं, लेकिन उससे आंसर आ जाता है -50 लेके, वो 4/5 आ रहा है, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है, कर्व के लिए आर हमें पता था, यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो वो टर्म तो जीरो ही बचेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ बच्चों, एक बार इसमें ये समझ लो आप कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव किस तरह से ली है। ठीक बच्चों, जो एक कनकेव मिरर होता है, उस पे हम अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट करेंगे
ये लाइट ऐसे टकरा के फोकस पे आएगी, तो आप देख सकते हो कि जो फोकस है वो इंसिडेंट लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। जब हम पोल से मेजर करेंगे, हम पोल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो जो फोकल लेंथ होगी उसकी वो नेगेटिव होगी। सर रिफ्लेक्टेड रे से नहीं देखना, तो ये इंसिडेंट रे से ही देखना होता है। हाँ, हम किसी भी केस में आप देखो, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो तो इंसिडेंट रे के हिसाब से ही होती है ना। तो सर लेंस में भी हम ऐसे ही डिफाइन कर रहे थे, हम रिफ्रैक्शन के हिसाब से डिफाइन नहीं कर रहे थे। नहीं, लेंस में क्या था कि जो रे थी वो टकराने के बाद आगे ही जा रही थी, है ना। हाँ जी सर। तो इसलिए वो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई थी। वो तो मिरर में ऐसा हो रहा है ना कि लाइट रेस टकरा के पीछे को आ रही है, हाँ जी सर। तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आई फोकल लेंथ। ओके ओके सर। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? बोल दो भाई कुछ, यस नो। हाँ जी सर, आगे। इसी कंसेप्ट मैं अलग से भेज देता हूँ कुछ क्वेश्चंस ना इस पे बेस्ड, वो कर लेना ट्राई। मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ। चलो ठीक है बच्चों, आपने होमवर्क में इसका जो अगला पार्ट है वो करना है। कौन सा था जी? हाँ, रिशु आपने जो पूछा है 1/fm मींस फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मतलब जो मिरर अलोन है उसकी जो फोकल लेंथ है। चलो ओके बच्चों, बाय।